गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हम बायोट-सैवरेट्स लॉ पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने देखा था कि हमें करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल पाएंगे। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा वो हम बायोट-सैवरेट्स लॉ फॉर्मूले से निकाल पाएंगे और वहाँ से हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया था और डायरेक्शन भी देख ली थी। आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.5 करेंगे जो कि कंप्लीटली बायोट-सैवरेट्स लॉ पे बेस्ड है। कहता है एन एलिमेंट हुज लेंथ इज डेल एल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट 10 एम्पियर. What is the magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter and the length of del L is 1 centimeter as shown in figure. एक फिगर हमारे पास दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। फिगर दे रखा है ये आपके पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां ओरिजिन जहां बना यहां पे हमने एक लेंथ एलिमेंट रखा, ये यहां से लेकर यहां तक। इस लेंथ एलिमेंट की लेंथ जो दे रखी है, करंट एलिमेंट की लेंथ, वो नाम देता है dl और dl की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। इसमें करंट फ्लो करता है। इस dl के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण y एक्सिस में एक पॉइंट हमने मान लिया P, जिसकी डिस्टेंस है 0.5 मीटर। इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। सबसे पहले बायोट-सैवरेट्स लॉ होता क्या है, dB इक्वल्स टू म्यू नोट IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायोट-सैवरेट्स लॉ था। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो dB इक्वल्स टू म्यू नोट IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब। इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन भी दे सकते हैं। सो यहां हम डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो दोनों निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको म्यू नोट और सॉरी ये 4 पाई नीचे और है, इसमें भी म्यू नोट अपॉन 4 पाई। सो देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। dB इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट है। I कितना है, करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। इस करंट एलिमेंट में से 10 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो इसकी लिखेंगे वैल्यू 10 एम्पियर इनटू dl कितना है 1 सेंटीमीटर। मीटर में बदलोगे तो बनेगा 10⁻⁻2 मीटर। ये आ गया। साथ में साइन थीटा, थीटा बिटवीन dl एंड r। पहले r देख लो, r कितना है, r वो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखी 0.5, इसका स्क्वायर कर दो। अब एंगल क्या लोगे, एंगल आप लोगे dl आपका x एक्सिस में, r आपका y एक्सिस में, एंगल बना 90 डिग्री। सो साइन 90 ये हो गया। म्यू नोट की वैल्यू थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। साथ में 4 पाई की वैल्यू थी, ये तो कांस्टेंट ही है, कट जाएगा, इंटू 10 इंटू इसकी पावर 1, इसकी -2, तो ये बनेगा -1। साइन 90 1 बन गया, 0.5 बनेगा 0.25। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, dB इक्वल्स टू
10⁻⁸ इंटू, डेसिमल हटाओगे 100 ऊपर जाएगा, अपॉन 25, ये 4 पे चला गया है, 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, ये वैल्यू आएगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि प्रोवाइड कराया है इस स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसमें से करंट 10 एम्पियर और लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल नाम दे दीजिए। क्या करेंगे? dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r जो आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। dl किस में था? x में। सो dl i कैप क्रॉस r किस में है? y में। सो r क्रॉस j कैप, dl और r को बाहर रख लो, i क्रॉस j, ये बनेगा k कैप। सो dl r k कैप, यहां जो डायरेक्शन आई dl क्रॉस r करने से वो बनी k कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी है k कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दी और मैग्नीट्यूड भी, बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब देखिए यहां पे मैंने कहा था कि जिस प्लेन में dl और r लाई करेंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनेगा उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। dl और r xy प्लेन में लाई कर रहे हैं। वैसे भी आप देख लीजिए dl क्रॉस r, थंब आ रहा है आउटवर्ड। आउटवर्ड में कौन? अगर x यहां बच गया, y यहां, तो बच गया z। तो आउटवर्ड में z आएगा और प्लस का z आएगा, यहां प्लस का k कैप ही है। k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, माइनस k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस z एक्सिस। तो यहां आप देख लीजिए, आप दोनों तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। अब हम निकालेंगे, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप। और ये सर्कुलर करंट लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी करंट के कारण एक एक्सियल पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालना है। सो मान लो कि यहां हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस हम मान के चले r, कैपिटल R रेडियस है। ये जो लाइन जाएगी, दिस इज द एक्सियल लाइन, और इस एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट P चूज किया जो कि बनेगा एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके कारण? इस सर्कुलर करंट लूप के कारण, जिसमें करंट फ्लो करता है I और डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की यूज करेंगे, जो कहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, I करंट है, dl लेंथ एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और r इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। सो सबसे पहले आप एक करंट एलिमेंट मानिए जिसकी लेंथ dl है,
स्मॉल लेंथ का एक करंट एलिमेंट मानिए, और हमने मान लिया कि वो यहां है, वो लेंथ एलिमेंट यहां है जिसकी लेंथ है dl। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो हमने सर्कुलर लूप रखी है ये YZ प्लेन में है, ये Y हो गया और ये बन गया Z। तो ये YZ प्लेन में हमने रखा, एक्सियल लाइन बनी एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर ये लूप YZ प्लेन में है तो ऑब्वियसली DL भी बनेगा YZ प्लेन में। तो DL को ध्यान रखेंगे, DL इन YZ प्लेन, क्योंकि ये लूप YZ प्लेन में है। ये कुछ ऐसे है कि ये तो बन गया हमारा एक्स एक्सिस, तो ये जो प्लेन बनी इसकी ये बनेगी YZ प्लेन। एक्स एक्सिस YZ प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल परपेंडिकुलर है। तो ये जो सर्कुलर लूप है ये YZ प्लेन में, जो इसका लेंथ एलिमेंट बनेगा वो भी YZ प्लेन में, मतलब इस तरफ नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो YZ प्लेन में हमारा DL है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इस DL मतलब लेंथ एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इसको हमने नाम दे दिया R। ये जो डिस्टेंस ये x मान लो, ये कैपिटल R, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल r की वैल्यू बनी r² प्लस x²। ये ध्यान रखिए, R मिल गया है, DL मिल गया है, I करंट हमें पता ही है, थीटा बच गया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। अब DL YZ प्लेन में, R कहां आएगा, R आएगा हमारा XY प्लेन में। ये जो R आ रहा है ये XY प्लेन में है, आप देख लीजिए ये XY प्लेन में ही तो लाई कर रहा है R। सो R बना इन XY प्लेन। DL YZ में, R XY में, क्या दोनों प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है? दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो DL और R भी परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 तो साइन 90 बनेगा 1। सो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, यहां लिख लो मैग्नेटिक फील्ड DB, दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 अपॉन R की वैल्यू है R² प्लस x², R² बनेगा कैपिटल R² प्लस x², साइन 90 की वैल्यू 1, सो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R² प्लस x², और ये DB। ये हमने स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया है। अगर इस पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने से पहले आप देखिए, क्या हम यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताएंगे? ये जो DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया वो कहां आएगा? आप यहां देखिए, मैग्नेटिक फील्ड आया था Z में, DL था X में और R था Y में। क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं है? यहां भी तीनों मैग्नेटिक फील्ड DL और R परपेंडिकुलर रहेंगे, तो जो DB आएगा ये YZ में, ये XY में, तो DB जो बनेगा वो आएगा XZ प्लेन में। ये तीनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो ये तीनों भी आएंगे परपेंडिकुलर। सो हमें DB को कुछ इस तरह से लेना है कि वो इस R के भी परपेंडिकुलर हो और इस DL के भी परपेंडिकुलर हो। R के तो परपेंडिकुलर दिख ही रहा है,
DL जो कि आउटवर्ड में है ऐसे, तो उसके भी ये परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि DB XZ में और DL YZ में ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो उनमें भी एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेंगे ये तीनों। अब अगर इस स्मॉल एलिमेंट DL के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, ये एंगल मान लो फाई, तो इसे कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराइए। जब कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे तो एक तो बनेगा ये और एक आएगा ये। मैंने कहा कि ये एंगल बनेगा फाई। अब ये एंगल फाई कैसे? ये एंगल अगर फाई तो ये एंगल भी बनेगा फाई। कैसे? ये जो एंगल आ रहा है दिस इज द 90, और ये जो एंगल है डी बी और आर में ये भी बनेगा 90। देखिए अब ये एंगल 90, सो 90 इक्वल्स टू फाई। ये एंगल कितना बना? ये एंगल आया 90 माइनस फाई। ये एंगल 90 माइनस फाई। ये पूरा एंगल कितना? 90। अगर ये 90 माइनस फाई तो ऑब्वियसली ये बनेगा फाई। ये जो स्मॉल एंगल बन रहा है इस तरफ, इसकी वैल्यू आएगी फाई। और यही हमने कहा। अब अगर ये फाई तो ये बन गया है DB कोस फाई, और ये बन गया है DB साइन फाई। क्या हम एक डायमेट्रिकल अपोजिट करंट एलिमेंट और नहीं मान सकते जिसकी लेंथ DL ही हो? तो हमने ये एक और लेंथ एलिमेंट माना जिसकी लेंथ DL है, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से उतनी ही है जितनी ये थी। सब चीजें सेम है, बस एक फर्क आएगा कि इसकी डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट आएगी, अलग आएगी। अगर ये DB था तो ये हमने नाम दे दिया DB डैश या DB डैश ही मान लो। इसे भी कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराइए। ये आप इसको मिलाओगे ऐसे, ये एंगल फाई था तो ये भी हमने फाई मान लिया। ये बनेगा DB डैश साइन फाई, और ये बनेगा DB डैश कोस फाई। क्या DB और DB डैश की वैल्यू बराबर नहीं है? सेम चीजें ही तो है, डायरेक्शन ही तो अलग है। तो DB इक्वल्स टू DB डैश। अगर सेम चीजें हैं, सेम वैल्यू है, बस डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या DB कोस फाई और DB डैश कोस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे? सिर्फ हमारे पास ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बचेगा। अब यहां पे आप देखिए, इस पूरी सर्कुलर लूप के कारण नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आया, जो कंपोनेंट बचा वो केवल x में बचा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो x एक्सिस में आएगी। डायरेक्शन हमें पता चल गई है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसकी वैल्यू और निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखिए यहां से वर्टिकल कंपोनेंट will cancel out each other, we get only horizontal component, और उसकी वैल्यू है DB साइन फाई प्लस DB डैश साइन फाई। DB इक्वल्स टू DB डैश, दोनों बराबर, तो ये आ गया 2DB साइन फाई। यहां ये ध्यान रखिए कि हमने इस पूरी लूप को दो एलिमेंट्स में माना है, एक के पास अपर पार्ट, एक के पास लोअर पार्ट। तो इस पूरी लूप को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसकी जो लेंथ बनेगी वो लेंथ पूरी नहीं लेंगे हम, आधी ही लेंथ लेंगे। कहां लेंगे वो आगे आप देखिए।
क्योंकि हमने ट्वाइस पहले ही लगा दिया है, तो आधी लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही पूरी बन जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड आया और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है एक्स कैप। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ट्वाइस dB साइन फाई एक्स कैप। dB की वैल्यू थी म्यू नोट अपॉन 4 पाई, वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और साथ में साइन फाई एक्स कैप। आई कैप भी लिख सकते हो, एक्स कैप भी। म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट तो बाहर रख लिया, आई भी कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये भी कॉन्स्टेंट, साइन फाई भी कॉन्स्टेंट, अंदर बचा डी एल और डायरेक्शन है एक्स कैप। अब डी एल क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरी लेंथ आएगी, टोटल लेंथ है 2 पाई आर, लेकिन 2 पहले से ही मल्टीप्लाई करा दिया तो डी एल की जगह हम लिखेंगे पाई आर, डी एल इक्वल्स टू पाई आर, और रेडियस लेनी है तो कैपिटल आर आएगा। बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर साइन फाई, डी एल आया पाई आर एक्स कैप। पाई से पाई कैंसिल आउट, म्यू नोट आई आर, ये 2 जो था यहां कहां छोड़ दिया, 2 यहां था भाई, 2 से 4 कैंसिल आउट तो ये बनेगा 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहां पे आप देखिए ये जो साइन फाई था, इस साइन फाई की वैल्यू हम पुट करते हैं, साइन फाई कितना बनेगा, क्या इसका नाम ओ दे दें, ये पी पॉइंट था ही, इसका नाम एस दे दो, राइट एंगल ट्रायंगल ओ या ओ एस पी, इससे साइन फाई लिखिए, साइन फाई बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फाई के सामने परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज स्मॉल आर, सो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, वैल्यू पुट कर दो, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई आर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, साइन फाई बनेगा आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका अंडर रूट, एक आर से एक आर ये मल्टीप्लाई, तो b इक्वल्स टू म्यू नोट आई आर स्क्वेयर, और ये 2 था भाई, पाई तो खत्म हो गया, खाली 2 है, 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो ये बन गया 3/2। और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई थी वो थी एक्स कैप। This is the net magnetic field due to this circular current loop, mu naught I r square upon 2 r square plus x square की पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये इसकी डायरेक्शन एक्स कैप कहाँ आया है, इस सर्कुलर करंट लूप के एक्सियल पॉइंट पे आया है, तो ये हम लिख देते हैं एट एक्सियल पॉइंट P। अगर यही पॉइंट सेंटर पे होता, P पॉइंट अगर सेंटर पे होता तो यहां से उठाकर धीरे धीरे इसको सेंटर पे रखिए, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे x कम होता जाएगा, यहां आते ही x की वैल्यू 0, तो सेंटर पे x बनेगा 0, बस पुट कर दो x 0, सो b इक्वल्स टू म्यू नोट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर, एक्स तो 0 बन गया, आर स्क्वेयर और उसकी पावर 3/2, खाली आर क्यूब आएगा और डायरेक्शन रहेगी एक्स कैप, आर स्क्वेयर से आर क्यूब कैंसिल आउट, ये आया म्यू नोट आई
अपॉन 2r x कैप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, और वो था एक एक्सियल पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से r, एलिमेंट से r, स्मॉल r। सो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण निकाल पाएंगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा भी एक तरीका हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यहां तो हमने ये देखा किस प्लेन में है, कैसे आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्स में आया, इसको हम सिंपली और तरीके से निकाल सकते हैं। वही तरीका राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन इसकी हम राइट हैंड स्क्रू रूल से भी दे सकते हैं। यहां देख लो, डायरेक्शन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे? अब तक मैंने कहा था कि dl क्रॉस r करिए, थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब की बार यहां पे आप फिंगर्स को रोटेट कराइए, कर्ल ऑफ फिंगर, वो बनेगी करंट की डायरेक्शन। जो थंब आएगा वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें ये कुछ ऐसे रखी है और करंट एंटी क्लॉकवाइज है। करंट एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे नीचे से आकर ऊपर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, थंब किस तरफ आया? एक्स एक्सिस में, और यही डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड की है। तो यहां आप फिंगर्स को सर्कुलर लूप में केवल फिंगर्स को रोटेट कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड आवर थंब विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन थंब की होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इससे भी आप बता सकते हैं, यहां एंटी क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड आया प्लस एक्स में। अगर क्लॉकवाइज होता, ये एक सर्कुलर लूप मान लीजिए और इसमें करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आएगा, इसका मतलब पहले तो हम ऐसे मूव करा रहे थे फिंगर्स, अब कराएंगे ऐसे, तो थंब आया माइनस एक्स में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा माइनस एक्स में। सो इस तरह से ये सर्कुलर करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और क्या डायरेक्शन होगी वो हम बता पाएंगे। सो ये था आज का टॉपिक। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि जो सर्कुलर लूप है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा। जैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो उस एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड था B और उसकी डायरेक्शन थी एक्स कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स में तो बाहर निकलेगा, माइनस एक्स से एंटर करेगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस सर्कुलर करंट लूप के कारण। सो ये था टॉपिक, इसको करिए। आई होप कि समझ आया होगा आपको। मैथमेटिक्स ज़्यादा है लेकिन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।